किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक महत्वपूर्ण लेख, समाजवाद ही क्यों। ये लेख मंथली रिव्यू पत्रिका में भी छप चुका है और इसका हिंदी अनुवाद राजस्थान डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट उदयपुर ने एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया था। तो लीजिए सुनिए इसकी दूसरी कड़ी। आदमी एक ही समय में एकाकी प्राणी होने के साथ ही साथ सामाजिक प्राणी भी होता है। अपने एकाकी अस्तित्व के रूप में वो अपनी निजी ख्वाहिशों को पूरा करने और अपनी अंदरूनी काबिलियतों को बढ़ाने की कोशिशें करते हुए न सिर्फ अपने अस्तित्व की बल्कि अपने नजदीकी लोगों के वजूद की भी हिफाजत करने की कोशिश करता है। जबकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने नजदीकी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने, उनका प्यार हासिल करने, उनकी खुशियों में खुश होने, उनके दुखों में उनका दुख हल्का करने और उनकी जिंदगी की हालात को बेहतर बनाने की कोशिशें करता है। कई तरहों के इन अक्सर ही होने वाले टकरावों और जद्दोजहद की वजह से ही हर आदमी के अपने खास चरित्र की बनावट होती है और किसी भी आदमी में इस खास किस्म के ताने बाने की मात्रा ही तय करती है कि वो आदमी अपने भीतर कितना संतुलन हासिल कर सकता है और समाज की बेहतरी में अपना कितना हिस्सा अदा कर सकता है। और ये बहुत मुमकिन है कि इन दो चालक शक्तियों की आपसी ताकत मूल रूप से आनुवंशिकता से ही तय होती है। लेकिन जो शख्सियत आखिरकार उभरती है वो मोटे रूप में उस परिवेश में ही ढलती है जिसमें आदमी अपने विकास के दौरान खुद अपने आप को पाता है। उस समाजी ढांचे से जिसमें उसकी परवरिश होती है, उस समाज के रीति रिवाजों से और इसी के द्वारा उस इंसान के खास किस्म के बर्ताव के मूल्यांकन द्वारा एक अदद आदमी के लिहाज से तो आदमी के लिए समाज नाम की इस अमूर्त अवधारणा का अर्थ सिर्फ यही समझ में आता है कि ये उसके समकालीनों के साथ ही साथ गुजरी हुई पीढ़ियों के साथ ढके और उधड़े हुए रिश्तों का कुल योग है। और ये भी एक तथ्य है कि आदमी खुद ब खुद सोच सकने, महसूसने, कोशिश करने और काम करने के काबिल होता है। लेकिन फिर भी वो अपने शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक अस्तित्व के लिए समाज पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। और ये भी कि सामाजिक ढांचे के बाहर उसका ख्याल करना या उसे समझ सकना बिल्कुल नामुमकिन है। ये समाज ही है जो आदमी को खाना, कपड़े, घर, काम के औजार, बोली, ख्यालों को एक शक्ल देने के लिए ज्यादातर जरूरी कच्ची सामग्री भी मुहैया कराता है। और इसी छोटे से लफ्ज यानी समाज की आड़ में छिपे हुए वे तमाम मौजूदा और बीते हुए जमानों के लाखों मेहनत, मशक्कतों और काम काजों के नतीजों से ही इंसान की जिंदगी संभव हो पाती है। इसलिए ये स्पष्ट है कि समाज पर आदमी की निर्भरता कुदरत की एक ऐसी अटल सच्चाई है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे कि चींटियों और शहद की मक्खियों के मामले में होता है। हालांकि चींटियों और शहद की मक्खियों के मामलों में इनकी जिंदगी की छोटी से छोटी हरकतें भी कठोर आनुवंशिक गुणों से बंधी होती हैं, लेकिन सामाजिक संरचना के साथ ही साथ खुद इंसानों का आपसी रिश्ता बहुत ही अलग अलग भी होता है और इन पर बदलावों का भी तेजी से असर होता है। याददाश्त, नई किस्मों के जोड़े बना सकने की काबिलियतों और बोली के जरिए अपने दिल की बात को कह सकने की काबिलियतों के इन इनामों की वजहों से जिन पर जैविक जरूरतों का नियंत्रण नहीं होता है, इन इनामों के मिले होने की वजहों ने ही आदमी को विकसित होने के योग्य बनाया है। ये सारे विकास खुद को समाज की परिपाटियों, संस्थाओं और संगठनों के रूप में साहित्य, साइंसी और इंजीनियरिंग के कारनामों और कलाकारी के नमूनों के जरिए प्रकट करते हैं। और इस तरह से ये समझाया जा सकता है कि चेतन ढंग से सोचते हुए और चाहते हुए कैसे कुछ हद तक आदमी खुद अपने ही व्यवहार से खुद अपनी ही जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। और ये कि इस प्रक्रिया में चेतन ढंग से सोचना और अपनी जरूरतों को महसूस कर सकने की क्षमता भी अपनी एक भूमिका अदा कर सकती है। अपनी पैदाइश से ही आदमी आनुवंशिकता के कारण एक जैविक गठन प्राप्त करता है जिसे निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय ही मानना चाहिए। और इसी में वो कुदरती आदतें भी शामिल हैं जो कि मानव जाति की अपनी खास पहचान है। और इसके साथ ही वो अपनी जिंदगी के दौरान ही एक सांस्कृतिक गठन यानी कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन भी प्राप्त करता है, जिसे वो समाज के साथ अपनी आपसी लेन देन और दूसरे कई तरह के प्रभावों के जरिए अंगीकार करता है।
ये वही सांस्कृतिक गठन है जो कि वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ खुद भी बदलता है बल्कि इंसान और समाज के बीच के रिश्ते को भी अपनी जबरदस्त ताकत से एक नया मोड़ देता है। तथाकथित आदिम संस्कृतियों के बीच तुलनात्मक खोजबीन के जरिए आधुनिक मानव विज्ञान ने हमें यह सिखाया है कि उस समय विशेष में गतिमान सांस्कृतिक ताने बाने और उनका उन संरचनाओं पर जबरदस्त ढंग से छाए होने के बावजूद भी उस समाज के लोगों के बीच बर्ताव के ढंग में गहरा फर्क मिल सकता है। आदमी की किस्मत को पलटने की जद्दोजहद में डूबे लोग सिर्फ इसी को आधार मानकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकते हैं कि अपने तन बदन की बनावट के खासपन यानी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आदमी शामिल नहीं है, और ये कि ना ही इसी की वजह से आदमी एक दूजे का खात्मा कर डालने और या फिर खुद अपने आप पर थोपी गई जालिम क्रूर किस्मत के रहमो करम के भरोसे भी नहीं है। अगर हम खुद से ही पूछें कि समाजी ढांचे और आदमी के सांस्कृतिक नजरिए को किस तरह से बदला जाए ताकि इंसान की जिंदगी को जितनी मुमकिन हो सके उतनी पुरसुकून और सब्र वाली बनाई जा सके, तब हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ हालात ऐसे हैं जिनको बदल पाना हमारे बूते से बाहर है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आदमी का जैविक ढांचा चाहे जिस लिहाज से हम सोच लें बदला नहीं जा सकता, और इससे भी परे ये तथ्य सत्य है कि पिछली कुछ एक सदियों में तकनीकी और जनसंख्यात्मक विकास ने ऐसे हालातों को जन्मा है जो कि अब हमेशा ही कायम रहेंगे। अपनी जिंदगी को सतत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी साजो सामान के साथ आनुपातिक रूप से बसी सघन आबादियों के लिए श्रम का अत्यधिक बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर और उत्पादन का केंद्रीयभूत ढांचा यानी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये बेहद जरूरी होता है। अगर हम मुड़कर पुराने वक्त को देखें तो वो हमें गीतों गजलों जैसा बहुत ही सुहाना लगता है, मगर वो वक्त अब हमेशा के लिए गुजर चुका है कि जिसमें कोई आदमी या तुलनात्मक रूप से उनका ही कोई एक छोटा समूह जब अपनी जरूरतों की पूर्ति पूरी तरह से खुद ही कर लेता था। हालांकि ये कहना कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है कि पैदावार और खपत के लिहाज से मानव जाति आज भी एक सामुदायिक ग्रह के रूप में ही है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो सहकार रेडियो का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com विजिट करें। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें, आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य